टाटा टफारी मतलब टाटा सवारी, लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट, रेंज रोवर इवो, टाटा हैरियर, इन चारों कार्स में आपको एक चीज कॉमन मिलती है जो कि इन चारों कार्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से कोरिलेट करती है। ये चारों कार्स तेरे पास नहीं है, मतलब इसके अलावा भी कुछ चीज इन चारों कार्स में कॉमन है जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्पेशल है, और वो ये है कि इन चारों कार्स में आपको लैंड रोवर का D8 प्लेटफॉर्म मिलता है जो कि बहुत ही ऐसा आइकॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसने ना तो सिर्फ लैंड रोवर कंपनी को सक्सेसफुल बनाया पूरी वर्ल्ड वाइड मार्केट में, साथ ही में टाटा मोटर्स को इंडिया में एक रीबर्थ दे दिया जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और आज इसी वाले आइकॉनिक प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। और हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कार्वर्सल प्रो बन जाओ। आप में से मेजॉरिटी लोग अनसब्सक्राइब्ड है तो सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया हमारी कम्युनिटी काफी बड़ी हो जाएगी। तो अगर आप जैगुआर लैंड रोवर की कार्स में थोड़ी डेप्थ में जाए और उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों ब्रांड्स की कार्स मेजरली 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म में स्प्लिट है जो कि D6 है, D7 है और D8 है। जो D6 है इस ब्रांड का एक स्पोर्ट्स कार वाला आर्किटेक्चर है जो कि मेजरली परफॉर्मेंस के लिए बना है और इसमें आपको कॉम्पैक्टनेस मिलती है, आपको कम वेट मिलता है, साथ ही में आपको बढ़िया एजिलिटी वगैरह मिलती है। और इस वाले प्लेटफॉर्म में जो इस ब्रांड की F टाइप है वो बेस्ड है, और ये जो प्लेटफॉर्म है मेनली एल्यूमिनियम से बना है तो इसलिए इसका वेट काफी कम है और इसकी एजिलिटी काफी बढ़िया है, लेकिन जो इसकी वॉल्यूम्स है काफी कम है एज कम्पेयर टू D7 और D8। और ये जो प्लेटफॉर्म है अब आने वाले सालों में शायद बंद ही हो जाए क्योंकि जो F टाइप है उसकी सेल्स वॉल्यूम काफी कम हो गई है, तो इसलिए हो सकता है D6 वाला प्लेटफॉर्म आपको आने वाले सालों में ना दिखे। पर कार्वर्सल की वीडियो में हमने इसे अमर कर दिया, अब आने वाले 100 सालों तक लोग इसका नाम लेने वाले हैं। फिर इसके ऊपर आती है महंगी बातचीत, मतलब महंगा वाला प्लेटफॉर्म जिसका नाम है D7। और ये जो प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं कि एकदम ऐसे सोल वाला प्लेटफॉर्म है JLR का, जिसमें दोनों ब्रांड्स की जो एकदम ऐसे एपिटोम वाली कार्स है वो सारी बेस्ड है। और इस वाले प्लेटफॉर्म को PL आर्किटेक्चर भी कहते हैं या फिर प्रीमियम लाइटवेयर आर्किटेक्चर भी कहते हैं, क्योंकि जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो एल्यूमिनियम से बना है जो कि बहुत ही इंडस्ट्री यूनिक है क्योंकि बाकी सारे स्टील वगैरह यूज करते हैं, लेकिन लैंड रोवर सबसे पहले ब्रांड्स में से एक था जिसने एल्यूमिनियम यूज करना शुरू किया था। और ये जो प्लेटफॉर्म है मेनली इस कंपनी ने बनाया था अपनी सारी फ्लैगशिप कार्स के लिए, फॉर एग्जांपल अपनी रेंज रोवर स्पोर्ट के लिए, अपनी वेलार के लिए या फिर अपनी रेंज रोवर ऑटो बायोग्राफी के लिए, मतलब ऐसी महंगी महंगी कार्स के लिए जो कि या तो रेयर व्हील ड्राइव हो या तो ऑल व्हील ड्राइव हो या फिर 4 व्हील ड्राइव हो। फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं चाहिए, फ्रंट व्हील ड्राइव इज फॉर लूजर्स, विनर्स ओनली ड्राइव, रेयर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव। और इस वाले प्लेटफॉर्म के आपको आगे सब पार्ट्स और मिलते हैं, फॉर एग्जांपल D7U जो कि जो रेंज रोवर स्पोर्ट है, जो रेंज रोवर ऑटो बायोग्राफी है और जो लैंड रोवर डिस्कवरी है, इन तीनों कार्स में यूज होता है। एक D7A है जो कि रेंज रोवर विलार में यूज किया गया है, और एक D7X है जो कि जो डिफेंडर वाली रेंज है उसमें यूज किया गया है। और ये तीनों कार्स का जो आपको पूरा आर्किटेक्चर है एल्यूमिनियम का मिलता है, तो इसलिए तीनों कार्स काफी बढ़िया है। लेकिन दोस्तों ये जो D6 है, ये D7 है, आजकल के नए वाले आर्किटेक्चर है जो कि लैंड रोवर ने पिछले कुछ सालों में बनाए हैं और काफी बढ़िया काम कर रही है। पर दोस्तों जो पुराना लोहा है इस ब्रांड का, जो पुराना मैनली स्टील है इस ब्रांड का, और जो आर्किटेक्चर है जिसको लैंड रोवर ने नहीं बनाया, जिसने लैंड रोवर को बनाया है, जो इस ब्रांड की आप कह सकते हैं कि नींव है, उसका नाम है D8 वाला आर्किटेक्चर, जिसमें इस वाले आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है अर्ली 2000 से, जिसमें जो फोर्ड मोटर कंपनी है उसके पास यूरोप के 3 काफी बड़े मेजर कार मेकर्स है जो कि जैगुआर, लैंड रोवर और वॉल्वो। मेजरली पूरा यूरोप ही अगर आप देखें घेर लिया एक्सेप्ट जर्मन ब्रांड्स के। भाई तो इटालियन ब्रांड्स को भूल गया। अच्छा हाँ, उनको भी अगर आप भूल जाओ तो ऐसे काफी सिग्निफिकेंट है तीनों ब्रांड्स। और फोर्ड चाहते थे उस टाइम में कि वो ऐसे एक अलग सा आर्किटेक्चर बना पाए यूरोपियन मार्केट के लिए जो कि जो सारे उनके यूरोपियन ब्रांड्स है यूज कर पाए। और साथ ही में जो यूरोपियन मार्केट है काफी डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू अमेरिकन मार्केट, तो इसलिए वहां की जो कस्टमर नीड्स है उसे सर्व करने के लिए और जर्मन ब्रांड जो कि इतने बड़े बड़े हैं और इतने विशाल गए हैं उनसे कम्पीट करने के लिए ऐसे अलग से प्लेटफॉर्म देने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि अपनी फोर्ड मॉन्डियो ली अमेरिका वाली और उसका प्लेटफॉर्म में डाल दिया जैगुआर की कार्स में, जो कि उन्होंने करा भी था। इसमें फोर्ड ने इनिशियली क्या सोचा कि उनका जो अमेरिकन मार्केट है उसमें एक प्लेटफॉर्म आता है जिसका नाम है CD3 जो कि माज़दा ने डेवलप किया था और फोर्ड की काफी सारी कार्स में यूज हो रहा है और काफी बढ़िया काम कर रहा है। तो इसलिए फोर्ड ने सोचा भाई यूरोपियन कार्स भी काफी छोटी होती है तो इसलिए वहां पे यूज कर लेंगे वॉल्वो की और JLR की कार्स में और बढ़िया फिर पैसे कमा लेंगे। पर इसमें दिक्कत क्या हुई कि जो CD3 वाला प्लेटफॉर्म है वो सही था, काफी कंपैटिबल था, पर जो वॉल्वो के इनलाइन 5 और इनलाइन 6 वाले इंजन है वो इस वाले प्लेटफॉर्म में घुस नहीं रहे थे, तो इसलिए इंजन घुस नहीं रहा था। भाई क्या फायदा इस वाले प्लेटफॉर्म का जब सांचे में इंजन ही नहीं आ रहा, गाड़ी चलेगी कैसे ऑब्वियसली। तो इसलिए ये वाला प्लेटफॉर्म रिजेक्ट हो गया, मतलब रिजेक्ट करना पड़ा, कोई चारा था नहीं। और इसलिए अब फोर्ड को एक नया प्लेटफॉर्म चाहिए था अपनी यूरोपियन मार्केट के लिए, तो इसलिए फोर्ड और वॉल्वो मिलके एक प्लेटफॉर्म बनाने में लग गए यूरोपियन मार्केट के लिए। और इसमें जो लैंड रोवर है और जो जैगुआर है उसका योगदान कुछ था नहीं, वो बस बैठ के आराम से चिल कर रहे थे और वॉल्वो और फोर्ड दोनों मिलके काम कर रहे थे। और इसके फिर एंड में जो प्लेटफॉर्म डेवलप होता है उसका नाम है फोर्ड EUCD प्लेटफॉर्म। और EUCD का अगर आपको मतलब नहीं पता तो E का मतलब ऑब्वियसली यूरोपियन, U का मतलब भी यूरोपियन में EU आ गया ना तो यूरोपियन, C का मतलब क्लास और D का मतलब क्लास D मतलब यूरोपियन क्लास D प्लेटफॉर्म। और ये जो प्लेटफॉर्म है क्लास D वाले सेगमेंट की कार्स के लिए बना है जिनका साइज थोड़ा छोटा हो, जिनका प्राइस इतना कुछ हाईयर ना हो पर एकदम छोटी भी ना हो, एकदम सस्ती भी ना हो, मतलब बीच में हो एकदम, और बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाली जो कंडीशन है उसे एकदम बढ़िया फुलफिल करे। और फिर 2006 में इस वाले प्लेटफॉर्म में पहली गाड़ी जो लॉन्च होती है उसका नाम है वॉल्वो की S80 जो कि काफी लंबी सेडान है, और जो लैंड रोवर है उनकी SUVs आने वाली है, तो इसलिए काफी डाउटफुल थे लोग कि इसी वाले प्लेटफॉर्म को कैसे
यूज करके ये ब्रांड एक एसयूवी को बना देगा। पर फिर 2007 में लैंड रोवर इस वाले प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी पहली गाड़ी को लॉन्च करते हैं, जिसका नाम है फ्रीलैंडर 2, जो कि फ्रीलैंडर की एकदम नई जनरेशन होती है, जिसमें आपको एकदम नई लुक्स मिलती है, आपको एकदम नई एस्थेटिक्स वगैरह मिलती है और काफी तगड़ी गाड़ी होती है। और ये जो फ्रीलैंडर की एकदम नई जनरेशन होती है, ये लोगों को काफी बढ़िया लग रही होती है। पर दोस्तों इसके बाद दिक्कत आना शुरू होती है। जो फ्रीलैंडर है वो तो सही बिक रही है, पर लैंड रोवर अब एक गाड़ी पे काम करना शुरू करते हैं जिसका कोड नेम होता है LRX, जिसके बारे में मैंने एकदम डिटेल में जो रेंज रोवर इवोक वाली वीडियो है उसमें बताया था, अभी कुछ ही हफ्ते पहले अपलोड करी है। अगर आप एक रियल कारवर्सल प्रो आपने देखी होगी तो अगर आपने देखी है कमेंट में लिख के बताना, और अगर आपने नहीं देखी तो उस वाले वीडियो का लिंक लिड है। तो आप सोचोगे लिड क्या होता है भाई, तो लिड का मतलब है लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो भाई मैं कूल हो गया हूँ। हर्ष बब्बर 2023, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 2023 सो दैट आई डोंट गेट लेफ्ट आउट इन द न्यू जनरेशन। #कूल हर्ष बब्बर। तो अब दिक्कत कहाँ आना शुरू हुई कि जो LRX वाली गाड़ी होने वाली थी वो थोड़ी छोटी होने वाली थी एज कम्पेयर टू फ्रीलैंडर। उसकी जो लेंथ है अराउंड 15 सेंटीमीटर कम होने वाली थी एज कम्पेयर टू फ्रीलैंडर, और साथ ही में जो उस गाड़ी के स्टैंड है, जो उस गाड़ी के प्रोपोर्शन है एकदम अलग होने वाले हैं एज कम्पेयर टू फ्रीलैंडर। तो इसलिए काफी मुश्किल हो रही थी लैंड रोवर के इंजीनियर्स को जो फ्रीलैंडर वाला प्लेटफॉर्म है उसको यूज करने में, क्योंकि जो गाड़ी एकदम अलग है, उसके प्रोपोर्शंस एकदम अलग है, और साथ में क्योंकि इस वाली गाड़ी का प्राइस भी थोड़ा कम होना चाहिए था एज कम्पेयर टू जो बाकी सारी लैंड रोवर की कार्स है। तो इसलिए उन्हें थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी दिखानी थी, और ऐसे नहीं कि खुले में एल्यूमिनियम वगैरह का यूज करे, उन्हें स्टील यूज करना पड़ा था। पर दोस्तों आपको बताइए लैंड रोवर के जो इंजीनियर्स है वो एक चीज कमी नहीं करते, और वो है हार मानना। उन्होंने ऑब्वियसली हार नहीं मारी, और जो फ्रीलैंडर वाला प्लेटफॉर्म है उसमें ऑलमोस्ट 90% पार्ट्स को चेंज कर दिए, मतलब एकदम नया प्लेटफॉर्म में बना दिया। और फिर 2011 में जो रेंज रोवर इवोक है, मतलब जो LRX की असली वाली गाड़ी है, उसको लॉन्च करा, और बढ़िया ये गाड़ी बहुत ही बड़ी सक्सेस होती है। और लैंड रोवर की आप कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों की सबसे सक्सेसफुल गाड़ी है जो कि आज तक लॉन्च हुई है। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो लैंड रोवर है वो अपने D8 वाले प्लेटफॉर्म को लेके काफी सीरियस होना शुरू हो गए, क्योंकि उनके पास अब 2 गाड़ी आ गई है, जो कि फ्रीलैंडर है और साथ ही में इवोक है, जो कि इस वाले प्लेटफॉर्म में बेस्ड है और साथ में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है, और लैंड रोवर की बेस्ट सेलिंग कार्स है। तो अब इस वाले घिसे पिटे फोर्ड के प्लेटफॉर्म ने अपने आप को प्रूव कर दिया है। और फिर 2015 में इसी वाले प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लैंड रोवर अपने डिस्कवरी का एक छोटे वाले वर्जन को लॉन्च करते हैं, जिसका नाम होता है डिस्कवरी स्पोर्ट, जिसमें गाड़ी आप कह सकते हैं कि एक तरह से कॉम्बिनेशन है फ्रीलैंडर का और डिस्कवरी का, जिसमें जो गाड़ी का साइज वगैरह है वो आपको फ्रीलैंडर वाला मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में आपको जो फील है, जो आपको लुक्स है, वो आपको डिस्कवरी वाली मिलती है, लेकिन जो इसका प्राइस है आपको ऑलमोस्ट फ्रीलैंडर वाला मिलता है। और आपको जो इसकी फिट एंड फिनिश है वो भी आपको डिसेंट मिलती है, इतनी बढ़िया नहीं मिलती लेकिन सही मिलती है। और सोचो एक बार आप सब अपना दिमाग लगाओ कि इस वाली गाड़ी में कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, मतलब कौन सा जो लैंड रोवर प्लेटफॉर्म यूज करने वाले इस वाली गाड़ी में। ऑब्वियसली भाई D8, भाई तुम लोग बहुत ही स्मार्ट हो। इस वाली गाड़ी में भी D8 वाला जो प्लेटफॉर्म है वो यूज होता है, और ये गाड़ी भी काफी बढ़िया चलती है, काफी बढ़िया बिकती है। और अब आप कह सकते हैं कि जो D8 वाला प्लेटफॉर्म है उसकी पूरी डेफिनेशन आ गई है, क्योंकि इस वाले प्लेटफॉर्म में अब 3 मेजर गाड़ियां बेस्ड है। तो अब अगर हम डिफाइन करें तो जो D8 वाला प्लेटफॉर्म है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उसमें जो गाड़ियां बेस्ड है उनका जो आर्किटेक्चर है उसमें स्टील का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, क्योंकि पैसे की थोड़ी तंदी है, जिनका तो साइज थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू बड़ी बड़ी SUVs, जिनमें आपको जो ड्राइव ट्रेन है या तो आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलती है या तो आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलती है। रेयर व्हील ड्राइव का इसमें कोई ऐसे झंझट वगैरह नहीं है। और साथ ही में जो प्राइस है आपको सबसे कम मिलता है लैंड रोवर की पूरी रेंज में से। तो ये जो प्लेटफॉर्म है थोड़ा ऐसे सस्ती मस्ती वाला प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको जो मस्ती है वो लैंड रोवर की मिलती है, लेकिन जो इसका फिट एंड फिनिश आपको थोड़ी कम मिलती है। पर भाई बढ़िया मजे आ रहे हैं, लैंड रोवर का लोग हैं, और क्या चाहिए लाइफ से। पर फिर दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि टाटा मोटर्स अनाउंस करते हैं कि वो इंडिया में एक गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं, जो कि इंडिया में अराउंड 4.5 मीटर की लेंथ की होने वाली है, एक SUV होने वाली है, जिसमें आपको जो लुक्स है बहुत ही ऐसे यूनिक मिलने वाली है, काफी ऐसे अलग सी गाड़ी होने वाली है। और ये जो गाड़ी है टाटा मोटर्स की जो नई फॉरएवर रेंज है उसकी पहली गाड़ी होने वाली है। तो ये सब तो चलो भाई चलता है, हर एक ब्रांड कहता है कि ऐसे जो नई गाड़ी है लॉन्च करे एकदम ऐसे नई होने वाली है, और जो ब्रांड की पूरी आइडेंटिटी है वो चेंज करने वाली है, कोई बड़ी बात नहीं, हर ब्रांड करता है। और दोस्तों फिर टाटा मोटर्स अनाउंस करते हैं कि जो नई वाली SUV होने वाली है इसमें आपको वही वाला प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जो कि डिस्कवरी स्पोर्ट में आता है, जो रेंज रोवर इवोक में आता है या फिर फ्रीलैंडर में आता था, जो कि लैंड रोवर का D8 प्लेटफॉर्म। और ये सुनते ही जो लोग हैं काफी ऐसे अचंभित से हो गए कि एक टाटा मोटर्स की गाड़ी में जो कि 15-16 लाख के प्राइस में आने वाली है, उसमें कैसे ऐसे 70 लाख वाला जो लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म है वो आने वाला है। और इसमें भी टाटा मोटर्स के जो स्पोक्स पर्सन है वो ये कहती है कि जब वो इस वाली नई वाली गाड़ी के लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढने गए तो उनके पास 2-3 ऑप्शन थे, या तो एक नया प्लेटफॉर्म बनाते, काफी महंगा पड़ता, काफी टाइम लगता, या तो एक बॉडी और लैडर फ्रेम को यूज करते हैं जो कि उनकी पहली वाली कार्स में यूज हो रहा है, पर वो काफी इनएफिशिएंट होता, और जो मार्केट नीड्स है काफी बदल रही है। तो इसलिए दोस्तों वो अपने घर में ही गए, और अपने घर में उन्हें पता चला कि उनके पास एक D8 वाला आर्किटेक्चर है। और ये जो लैंड रोवर का D8 वाला आर्किटेक्चर है ये फोर्ड के EUCD वाला आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और जो फोर्ड का EUCD वाला आर्किटेक्चर है उस पे फोर्ड की भी अभी काफी सारी कार्स बेस्ड है, वॉल्वो की भी कार्स बेस्ड है, और लैंड रोवर की भी कार्स बेस्ड है, जो कि पिछले 15 सालों से बिक रही है और बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो इसलिए भाई क्या बुराई है इस वाले प्लेटफॉर्म में, अगर टाटा मोटर्स
यूज कर लेते हैं और बढ़िया मजे ले लेते हैं। तो फिर टाटा मोटर्स काम पे लग गए और अब ऑब्वियसली वो ऐसे तो कर नहीं सकते कि जो D8 वाला प्लेटफॉर्म है उसी को उठा के अपनी गाड़ी बना दी। तो इसलिए फिर लैंड रोवर ने क्या किया कि जो प्लेटफॉर्म है उसे लिया, उसका जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है उसको लिया, लेकिन जहां पे एल्यूमिनियम था वहां पे स्टील डाल दिया, क्योंकि एल्यूमिनियम काफी महंगा होता है, स्टील थोड़ा सस्ता पड़ता है। स्टील डाल दिया। जो इस वाले प्लेटफॉर्म की सस्पेंशन है पीछे वाली उसको चेंज कर दिया, साथ ही में जो इसके स्टीयरिंग कॉलम की प्लेसमेंट वगैरह है उसको भी चेंज कर दिया और बढ़िया फिर अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है ओमेगा आर्क। और आपको एक सिंगल बारी में जो ओमेगा आर्क है उसकी फुल फॉर्म बताता हूं, जो कि ऑप्टिमल मॉड्यूलर एफिशिएंट ग्लोबल आर्किटेक्चर। देख रहे हो इतना बड़ा नाम एक सिंगल बारी में बोल दिया। आई एम द रियल प्रो, आई एम अ रियल कार्वर्सल प्रो, यू कैन ऑल्सो बिकम बाय सब्सक्राइबिंग, सब्सक्राइब नाउ। और ये जो प्लेटफॉर्म है काफी ऐसे मॉड्यूलर सा प्लेटफॉर्म है जो कि 4.3 मीटर से लेके 4.8 मीटर की कार्स के बीच के लिए बना है। और इसको टाटा मोटर्स ने स्टार्टिंग से काफी ऐसे मॉड्यूलर सा रखा है ताकि काफी सारी कार्स बेस हो पाए इस वाले प्लेटफॉर्म में। और इसको यूज करने से टाटा मोटर्स भी काफी फायदे में थे, क्योंकि जो गाड़ी बनी, जो हैरियर बनी, उसका वेट अराउंड 300 किलो कम हो गया एज कम्पेयर टू अगर टाटा मोटर्स एक बॉडी और लैडर फ्रेम वाले आर्किटेक्चर को यूज करते। साथ ही में जो गाड़ी की हैंडलिंग है काफी एक्सेप्शनल हो गई, क्योंकि आपको लैंड रोवर की कार्स में काफी तगड़ी हैंडलिंग मिलती है और सेम आपको वैसी हैंडलिंग अब टाटा की कार्स में मिल गई, उनकी फ्लैगशिप वाली कार्स में। और फिर जो हैरियर है काफी बड़ी सक्सेसफुल गाड़ी बनी और फिर सफारी लॉन्च हुई, वो भी काफी बढ़िया चल रही है। और बाकी हैरियर पे एकदम डिटेल में वीडियो अगले 2-3 दिन में आने वाली है, जिसमें इस गाड़ी की पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे और कैसे टाटा मोटर्स ने इसे बनाया।